नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 की यूनिट 1 जिसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम साथियों एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अवेलेबल होता है इकोनॉमी में और जो हेल्प करता है किसमें, मोबिलाइज करने में कैपिटल फ्रॉम वेरियस सरप्लस सेक्टर टू ऑफ द इकोनॉमी एंड एलोकेट द सेम टू द वेरियस नीडी सेक्टर। जो सरप्लस सेक्टर हैं वहाँ से कैपिटल को मोबिलाइज करता है और पहुँचाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एलोकेट करता है टू वेरियस नीडी सेक्टर। जिसके पास सरप्लस फंड है वहाँ से पैसा लेके और जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुँचाता है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा सिस्टम है, उसी को हम फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इज फैसिलिटेटेड बाय द एक्टिव रोल प्लेड बाय फाइनेंशियल सिस्टम। जो भी सेविंग है, आप समझिए कि जो भी जिसके पास भी सरप्लस मनी है तो वो क्या करना चाहेगा, वो उसकी सेविंग होगी, वो उनको सेव करना चाहेगा। तो वो सेविंग जो है वो टर्न हो जाती हैं किस में, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में। क्योंकि जिसको ज़रूरत है वो क्या करेगा, वो उसको कंज्यूम करेगा, उसके पास जब पहुंचेंगी तो वो कंजम्पशन हो जाएगा। तो सेविंग जो है तो वो इन्वेस्टमेंट उस पर्सन की हो जाएंगी और उसके बाद में जिसके नीड है उसके लिए वो कंजम्पशन हो जाएगा। तो सेविंग ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं किस में, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में। और इसमें एक्टिव रोल प्ले करता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को हेल्प करने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पर्सन जिसके पास सरप्लस मनी है वो अपना पैसा ले जाके यूं ही किसी को ऐसे ही दे देगा। उसमें कई सारे इश्यूज़ आते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ है। तो होता क्या है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, ये स्मूथली हो सके उसके लिए क्या होता है, कई सारे फाइनेंशियल एसेट बनाए जाते हैं। और ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि दोनों की ही नीड, यानी कि जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी नीड और जिसको ज़रूरत है पैसे की उसकी नीड, तो दोनों की ही नीड को फुलफ़िल करे और नीड और डिमांड को मीट करे, उसी हिसाब से ये इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं। ऑफरिंग ऑफ these diverse type of financial asset is supported by the role of financial intermediaries who mediate between these two segment of investor and spender। अब कुछ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होती हैं जो कि एक्टिवली रोल प्ले करती हैं और ये जो हमारे इन्वेस्टर हैं और स्पेंडर हैं इनके बीच में मीडिएटरीज का काम करती हैं, एक्टिवली उनको सपोर्ट करती हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, ये सभी क्या हैं, एक तरह से इंटरमीडिएटरीज हैं। और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं, फाइनेंशियल एसेट ऐसे डिज़ाइन करती हैं, ऑफ़र करती हैं, जिससे कि जो पैसा है वो सरप्लस सेक्टर से नीडी सेक्टर को जाए। अब ये हमारी फाइनेंशियल मार्केट जो है उसका स्ट्रक्चर है। उसमें हमारे फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं मनी मार्केट, डेप्ट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट की फर्दर अगर हम बात करें तो इसमें हमारा कॉल मनी, नोटिस मनी होते हैं, ट्रेजरी बिल, टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, रेपो, कमर्शियल बिल, ये सभी जो हैं वो मनी मार्केट के पार्ट हैं। अब दूसरा है हमारा डेप्ट मार्केट। डेप्ट मार्केट में हमारे आते हैं या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आती हैं या हैं बॉन्ड। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या तो वो होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या होंगी स्टेट गवर्नमेंट की। बॉन्ड के केस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बॉन्ड होते हैं, पीएसयू के बॉन्ड होते हैं और कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो ये तीनों तरह के हो गए। बाकी हमारा फॉरेक्स मार्केट है और कैपिटल मार्केट है। तो ये पूरा फाइनेंशियल जो मार्केट है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो अलग अलग जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट है हमारा रोल्स एंड फंक्शन इन द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी। तो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी जो है, जो हमारा इंडिया के केस की अगर हम बात करें तो हमारा जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक जो है, उनके रोल और फंक्शन क्या होते हैं। तो किसी भी कंट्री में जनरली क्या होता है, सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी होते हैं, उसके जो मेन जो दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, पहला है मॉनेटरी कंट्रोल और दूसरा है बैंक सुपरविज़न। यानी कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा और दूसरा कि फंड कैश कितना, मतलब सिस्टम में कितना मनी फ्लो कर रहा है उसको कंट्रोल करेगा, मॉनेटरी कंट्रोल करेगा, और दूसरा बैंक को सुपरवाइज करेगा, बैंक सुपरविजन। कई कंट्री में क्या होता है, सेंट्रल बैंक लुक आफ्टर बोथ ऑफ दीज फंक्शन एंड कैरी द चार्ज ऑफ इंश्योरिंग दैट ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंक इज़ नॉट इम्पेयर्ड। अब कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, सेंट्रल बैंक इन दोनों कामों को करने के साथ साथ क्या करते हैं, ये भी ध्यान रखते हैं कि ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ जो है बैंक की वो इम्पेयर ना हो। There are some countries where monetary control function is looked after by central bank, whereas the bank supervision function is in charge of a separate authority। अब कई कंट्रीज़ में क्या होता है कि बैंक मॉनेटरी कंट्रोल फंक्शन जो है वो आरबीआई के पास होता, मतलब उनके सेंट्रल बैंक के पास होता है, जबकि जो बैंकिंग सुपरविज़न है उसके लिए कोई दूसरी अथॉरिटी होती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग कंट्री पे डिपेंड करता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई जो है, हमारा सेंट्रल बैंक जो है, वो दोनों ही फंक्शन डिस्चार्ज करता है। यानी कि वो फाइनेंशियल हेल्थ को सुपरवाइज भी करता है और साथ ही वो मॉनेटरी कंट्रोल भी करता है। अब मॉनेटरी कंट्रोल जो है
वो एक्सरसाइज किया जाता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मैकेनिज्म, और बैंक और रेपो रेट वगैरह जो हैं इनको अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके उसके हिसाब से वो मॉनेटरी कंट्रोल किया जाता है। अब बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको सुपरविज़न, जब सर्विलांस की बात आती है बैंक की, तो वहाँ पर क्या है, वो ऑफ साइड या ऑन साइड जो है वो सर्विलांस बैंक की करता है। साथ ही आरबीआई क्या करता है, जितने भी इंडियन बैंक हैं जो ब्रांचेज़ हैं उनकी, या फिर सब्सिडरी बैंक हैं जो फॉरेन बैंक्स के सब्सिडरी ब्रांचेज़ जो हैं उनकी, जो फॉरेन बैंक की जो ब्रांचेज़ हैं उनको भी सबको सुपरवाइज करता है। तो हमारे यहाँ क्या है, आरबीआई के दोनों रोल हैं, मॉनिटरी भी है और साथ ही सुपरविज़न वाला रोल भी है। साथ ही अब सेंट्रल बैंक के और भी कई सारे काम हैं साथियों। सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और टू द बैंकिंग सिस्टम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एन एफिशिएंट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू बैंकिंग सिस्टम, जब भी कोई बैंक लिक्विडिटी क्रंच में आ जाता है, किसी लिक्विडिटी उनके पास इनफ लिक्विडिटी नहीं होती है अपने कमिटमेंट को मीट करने के लिए, उस समय वो आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई उनकी हेल्प करता है उसमें। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बैंकिंग सिस्टम के लिए आरबी सेंट्रल बैंक है, और साथ ही वो इंश्योर करते हैं, सेंट्रल बैंक ही इंश्योर करते हैं कि इफ़िशिएंट जो है हमारा पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम जो है वो सही से काम करता रहे। इसीलिए हम आरबीआई को क्या कहते हैं, बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है। अब आरबीआई को आरबीआई एक्ट के साथ में और कई सारी पावर मिली हुई हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से उन्हें कई पावर मिली हुई हैं। तो इन सभी के बेसिस पे क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, हमारे जो बाकी जो बैंक हैं उनको रेगुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी अथॉरिटी उनको मिली है, किससे, आरबीआई एक्ट से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। और उसके साथ ही वो खुद भी जो इशू करते रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो इशू करते रहते हैं। तो उनके बेसिस पे ही वो जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। आरबीआई है सेटअप अ डिस्ट्रिक्ट फंक्शन ऑफ फॉर सुपरविजन ऑफ द कमर्शियल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंटिटीज़। तो वही है साथियों, आरबीआई जो है डिस्टिंक्ट फंक्शन आरबीआई का है कि सुपरवाइज करते हैं कमर्शियल बैंक को भी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, और नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो हैं, एनबीएफसीज जो हैं, उनको भी। अब ये हैं साथियों, जैसे यहाँ पर है कि किसको कौन कंट्रोल करता है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटर्स जो हैं, उनके बारे में दिया गया है किसके बारे में, किसके पास क्या काम है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में मेनली जो है हमारे पास, अगर हम इंडिया की बात करें तो तीन जो हैं वो अथॉरिटीज़ हैं। सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटीज़ है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और तीसरा हमारा इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर है। तो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी का अगर हम देखें काम क्या है, तो वो है हमारा किस किस को कंट्रोल करेगी, मॉनेटरी कंट्रोल करेगी। सुपरविज़न किसके ऊपर है उनका, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज, प्राइमरी डीलर्स जो हैं उन पे कंट्रोल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, इन सभी को सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी कंट्रोल करेगी। मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट करेगी, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट टू बैंक है, और साथ ही रेगुलेट करती है किसको, मनी मार्केट थ्रू द मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। अब जो मनी मार्केट है उनको किस तरह से रेगुलेट करेंगी, या फिर मॉनेटरिंग जो सिस्टम पॉलिसी है वो कैसे होगी, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, इनके जो रेट्स हैं उनको कम या ज़्यादा करके जो मनी मार्केट है उसको रेगुलेट करती हैं। और जो दूसरा हमारा अथॉरिटी है वो है कैपिटल मार्केट अथॉरिटी जो है, इक्विटी मार्केट, ये हमारी बेसिकली सेबी की बात हो रही है यहाँ पे साथियों। तो सेबी क्या करता है, इक्विटी मार्केट और डेप्ट मार्केट सुपरविजन और कंट्रोल पर होता है। सुपरविजन किस पे करता है, स्टॉक एक्सचेंज पे, ब्रोकर्स पे, इक्विटी एंड डेप्ट रेजर जो कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इनको हम मर्चेंट बैंकर भी कहते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर, एफआईआई जो होते हैं हमारे, कस्टोडियन डिपॉजिटरीज, म्यूचुअल फंड, लिस्टेड कंपनी, इन सभी को जो कंट्रोल करते हैं वो हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि सेबी करती। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर। तो आईआरडीए की बात हो रही है यहाँ पे। आईआरडीए क्या करता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जितने भी इंश्योरेंस कंपनी हैं, चाहे वो जनरल हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हो, उनको सुपरवाइज करते हैं। साथ ही प्राइसिंग और इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट स्ट्रक्चर इंश्योरेंस कंपनी का, इन सभी को रेगुलेट करना। साथ ही इंश्योरेंस ब्रोकर या एजेंसीज़ जो हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या बैंक हो, उनको भी इस बारे में डायरेक्शन देना, उनको रेगुलेट करना। पेंशन फ़ंड के रूल बनाना, साथ जितने भी पेंशन फ़ंड हैं उनको रेगुलेट करना। तो ये सारे काम जो हैं वो इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर के हैं।
तो ये तीनों बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम में हमारे जो मेन जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं वो ये हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक में हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ओल्ड एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक सभी आते हैं। सभी हमारे क्या हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं। अब ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, ये इनका मेन काम है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट इज़ द मेन एरिया ऑफ एक्टिविटी। तो मेन काम इनका ये है। इसके अलावा और भी कई सारे काम बैंक करते हैं, जैसे कि फंड ट्रांसफ़र, ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, और कई बार ये क्या करते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक साथियों क्या करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो अंडरटेक करते हैं बेसिक बैंकिंग एक्टिविटी ये करवाते हैं, जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लेंडिंग करना। और ये किसको करते हैं, छोटी जो बिजनेस यूनिट है उनके लिए, या फिर जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज़ हैं, और बाकी जो ऐसे अंडर सर्व्ड सेक्शन होते हैं जिनको आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है, तो ऐसे सेक्शंस को कौन सर्व करता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। और दे ऑल्सो अंडरटेक लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बट उनकी वो लिमिटेड होती हैं, कुछ एक एक्सटेंट है, वहाँ तक ही जाएंगे। दे कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पेंशन प्रोडक्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेके ये क्या कर सकते हैं, अपने म्यूचुअल फंड यूनिट और पेंशन प्रोडक्ट वगैरह भी उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। पेमेंट बैंक साथियों क्या करते हैं, पेमेंट बैंक कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, लिमिटेड एक्टिविटी करेंगे केवल। एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट अप टू ₹1,00,000, 1 लाख तक का डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं, इशू कर सकते हैं एटीएम और डेबिट कार्ड, पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज देश प्रोवाइड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पेंशन प्रोडक्ट ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ ही क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ पर्सनल पेमेंट और रेमिटेंसेज, जो पर्सनल नेचर की क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज होंगी वो कर सकते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन कोई पैसा भेज रहा है अपने किसी रिलेटिव को, या तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होंगी वो ये लोग कर सकते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं करेंगे। आरआरबीज़ जो है हमारे रीजनल रूरल बैंक, उनको बिल्टअप किया गया था कि इस तरह से कि ताकि वो रूरल इकोनॉमी को क्रेडिट प्रोवाइड करने में और बाकी जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। इसी तरह से इनको बनाया गया था, स्पेशली टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, एग्रीकल्चर की लेबर हैं, आर्टिशियन हैं और स्मॉल इंटरप्रेनर्स हैं, इन सभी को, क्योंकि इनको आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए आरआरबीज़ जो हैं वो बनाए गए थे, ताकि इन सभी को अंडर प्रिविलेज जो हैं, जो छोटे किसान हैं या लेबर हैं, या छोटे छोटे काश्त जो कारीगर हैं, इस इंटरप्रेनर हैं, कोई छोटा मोटा काम शुरू किया है कोई स्टार्टअप, तो इन सभी को जो आसानी से पैसा मिल सके, फंड्स मिल सकें, बैंकिंग सर्विसेज मिल सकें, इसीलिए आरआरबीज़ बनाए गए थे। लोकल एरिया बैंक क्या करते हैं, कंसीव करते हैं लो कॉस्ट, जिनको लो कॉस्ट बैंक की तरह जाना जाता है। ये क्या करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज, ये भी जो छोटे एरिया हैं, स्मॉल एरिया, जिनका इनका पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ तक वो बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, तो अप टू 3 कंटिन्यूस डिस्ट्रिक्ट, ज़्यादातर जो होता है कि 3 डिस्ट्रिक्ट में, मैक्सिमम जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में फैले होते हैं ये, और मेनली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में इनकी ब्रांचेस होती हैं, तो वहीं तक ये इनका एरिया ऑफ सर्विस होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ क्या हैं, ये भी इनको अलाउ किया गया है आरबीआई के द्वारा कि वो पब्लिक से फंड्स ले सकती हैं, रेज कर सकती हैं डिपॉजिट, और लैंड कर सकती हैं थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग लीजिंग, हायर परचेज एंड बिल डिस्काउंटिंग। और इनको लाइसेंस लेना होता है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी आरबीआई से इनको लाइसेंस लेना होता है। आरबीआई जो है उसने प्रिस्क्राइब किया है कि कोई भी एनबीएफसी जो है वो बिना वैलिड लाइसेंस के ऑपरेट नहीं करेगी। प्राइमरी डीलर्स हैं साथियों, प्राइमरी डीलर्स जिनको हम पीडीज़ भी कहते हैं, ये डील करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, दोनों ही तरह की, चाहे वो प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट, दोनों में ही जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनमें प्राइमरी डीलर्स डील करते हैं। उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ये है कि मार्केट प्रोवाइड कराएं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उनको मार्केट प्रोवाइड कराएं, और स्ट्रेंथ करें किसको, मजबूती किसको दें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को। तो इस तरह से क्या है कि प्राइमरी डीलर जो हैं वो एक्चुअली एक्ट करते हैं कैसे, मार्केट मेकर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए मार्केट वो बनाते हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एफ जो हैं, एफ क्या हैं, एक
एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है जो फोकस करता है किस पे, ऑन डीलिंग विद द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज इन्वेस्टमेंट, लोन एंड डिपॉजिट। तो कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि डील करता है किसमें, फोकस करता है किसमें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में, इन्वेस्टमेंट, लोन, डिपॉजिट, ये सभी करता है, उनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड फॉर डेवलपमेंट। जो कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको कहेंगे जो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करते हैं फॉर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होगा या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वगैरह होंगे वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो लॉन्ग टर्म फंड जो प्रोवाइड करेगा उसको हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर अंडर ऑफ साइट एंड ऑन साइट सर्वेलेंस ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी। तो ये सभी जो हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किसके, आरबीआई के जो हैं वो ऑन साइट और ऑफ साइट सर्वेलेंस में आते हैं। आरबीआई कभी भी इनकी मॉनिटरिंग या फिजिकल चेकिंग जो है वहाँ पे जाके कर सकता है। एफ आईज रेज देयर रिसोर्सेज थ्रू द लॉन्ग टर्म बॉन्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम एंड बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एफ आईज हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको लैंड करने के लिए पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से जनरेट करेंगे, वो पैसा उनको वो लेते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड से। क्योंकि उन्हें भी फर्दर आगे लंबे समय के लिए लैंड करना है, तो लंबे समय के लिए उन्हें पैसा भी चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड से वो पैसा उठाते हैं। और साथ ही बोरो करते हैं किससे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो कंट्री से बाहर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी वो पैसा लेते हैं। कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक मोस्टली सर्व द नीड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो एग्रीकल्चर और लाइड एक्टिविटी जो है उनकी नीड पूरा करने के लिए काम करते हैं। और रूरल बेस्ड इंडस्ट्री टू अ लेसर एक्सटेंट ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द अर्बन सेंटर। मोस्टली इनका जो काम है वो क्या है, एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर में लैंड करते हैं, या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ जो हैं एलाइड एक्टिविटी हैं, या फिर रूरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको लैंड करना। और कुछ एक्सटेंट तक, यानी कि काफ़ी कम एक्सटेंट तक, लेसर एक्सटेंट तक ये किसको करते हैं, ट्रेड और इंडस्ट्री में, कहाँ पे, अर्बन सेंटर में। इनको अलाउ किया गया है कि ये फंड रेज कर सकते हैं, डिपॉजिट रेज कर सकते हैं और एडवांस दे सकते हैं किसको, पब्लिक को। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा। जबकि बाकी जो कोऑपरेटिव बैंक होंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को छोड़कर बाकी जो कोऑपरेटिव बैंक होंगे उन्हें कौन कंट्रोल करेगा, उन्हें कंट्रोल करेगा हमारा नाबार्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अर्बन कोऑपरेटिव जो है उनको कंट्रोल करेगा स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई, और जो हमारे बाकी जो बचे हुए कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको करेंगे नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट। एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एग्जाम्पशंस इन पेइंग अ हायर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज सिमिलर टू द अदर बैंक। तो कुछ एक चीज़ों को, कुछ एक एग्जाम्पशंस को छोड़कर बाकी सब जगह क्या है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो सिमिलर है हमारे बाकी जो कमर्शियल बैंक है उनकी। अब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इफ़िशिएंटली काम करे, ये काफ़ी ज़रूरी है ताकि फाइनेंशियल सिस्टम भी काम कर सके। अब जैसे किसी ने कोई नेफ्ट आरटीजीएस कुछ किया या चेक क्लियरिंग में लगाया, तो ये सभी जो हैं वो फटाफट हो, ताकि फ़ंड्स का ट्रांसफ़र आसानी से हो सके। क्योंकि ये सब चीज़ें होंगी तभी हमारा जो पूरा सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो स्मूथली काम कर पाएगा। अब इसको मेंटेनेंस ऑफ क्लियरिंग हाउस एट वेरियस सेंटर, क्रिएशन ऑफ करेंसी होल्डिंग chest in different geographical area and creation of mechanism for electronic transfer of fund or other activities taken by central bank। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो करेंसी चेस्ट बनाना या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र जो फंड होंगे उनके लिए जो मैकेनिज्म तैयार करना, तो ये सारे काम जो हैं, क्लियरिंग हाउस बनाना, ये सारे काम जो हैं वो क्या कौन करता है, वो हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा किए जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक मैनेज द इशू ऑफ द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट। तो ये काम भी आरबीआई का, यानी कि सेंट्रल बैंक का ही है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट डेप्ट को मैनेज करना। इसमें हमारे प्राइस डिस्कवरी, वॉल्यूम टू बी रेज, टेन्योर, और ये सारे काम जो है गवर्नमेंट डेप्ट से रिलेटेड जो है वो आरबीआई ही करेगा। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करते हैं, अकाउंट और डिपॉजिट गवर्नमेंट के कैरी आउट करते हैं। जो भी उनके बैंकिंग से रिलेटेड काम होते हैं, कैश मैनेजमेंट थ्रू द इशू ऑफ बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल, तो बॉन्ड ट्रेजरी बिल वगैरह इशू करना जो काम है वो भी सब हमारा सेंट्रल बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू द बैंक, जब भी
बैंकों को ज़रूरत होगी लिक्विडिटी की, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है, क्या करता है, लिक्विडिटी सपोर्ट ऑन द टेम्पररी बेसिस थ्रू द फैसिलिटी ऑफ रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज़ टू द बैंक। तो बैंक के पास अगर कोई लिक्विडिटी क्रंच आती है, यानी कि पैसों की ज़रूरत होती है अर्जेंट में कुछ, तो बैंक जाते हैं, जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं वो जाते हैं किसके पास, आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करता है, रीपर्चेज कर लेता है सिक्योरिटीज़ को। जैसे कोई चेक परचेज़ किया किसी बैंक ने और उसको पेमेंट देना है, बट उनके पास उतना फ़ंड नहीं है, तो क्या करेंगे, आरबीआई के पास वो सिक्योरिटी लेके जाएंगे, चाहे वो चेक हो या, तो उसके बेसिस पे आरबीआई क्या करेगा, उसको रीपर्चेज़ कर लेगा और उसके बदले में फ़ंड जो है वो प्रोवाइड करा देगा बैंक को। तो इस तरह से क्या करता है वो, लिक्विडिटी सपोर्ट जो है बैंकों को प्रोवाइड कराता है आरबीआई टू मीट देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट जो है उनको मीट करने के लिए ये काम होता है। कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। तो ये सीआरआर साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में दिया हुआ है हमारा सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 आरबीआई एक्ट में दिया हुआ है। तो सीआरआर इज़ द अमाउंट ऑफ फंड दैट ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद आरबीआई। तो जो आरबीआई के साथ में एक कुछ अमाउंट जो हर एक बैंक को रखना होगा, वो हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्या होता, कितना होता है, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। जितनी भी बैंक की डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ हैं उसका एक सेट परसेंटेज किया जा होता है, उतना ही, उसी को हम सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, उतना ही अमाउंट जो है आरबीआई के पास बैंकों को रखाना होता है। अब सीआरआर क्या करता है, सीआरआर enables सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द सिस्टम एंड देयर बाई कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड बैंक लेंडिंग। द इंक्रीज और डिक्रीज कैन बी affected by the central bank to pump in or soak liquidity in the banking system। तो सीआरआर को बढ़ाकर या सीआरआर को कम कर कर बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, या तो पंप इन करता है या फिर सोक कर लेता है किसको, लिक्विडिटी को, इन द बैंकिंग सिस्टम। अब सीआरआर अगर बैंक, सेंट्रल बैंक बढ़ा देता है, तो इसका मतलब ये है कि बैंकों को ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना होगा, और बैंक जब ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेंगे तो बैंकों के पास जो लैंड करने के लिए पैसा है वो कम हो जाएगा। लैंड करने के लिए कम पैसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो मार्केट में जो मनी फ्लो कर रहा है, लिक्विडिटी जो फ्लो कर रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही जब लिक्विडिटी आरबीआई को बढ़ानी होगी तो क्या करेगा वो, सीआरआर को कम कर देगा। सीआरआर को जब कम कर देगा तो फिर बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा लैंड करने के लिए, और वो मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो एसएलआर क्या होता है, ये भी साथियों एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ अ बैंक टू बी हेल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटी, मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब सीआरआर में क्या था, सीआरआर में तो जो पैसा था, जो रेशियो था, उतना अमाउंट, प्रिस्क्राइब परसेंटेज जो थी, उतना अमाउंट किसको कहाँ रखना था, आरबीआई के पास रखना था। एसएलआर वो परसेंटेज है जो बैंकों को अपने पास रखना होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होने चाहिए, वो प्रिस्क्राइब्ड जो सिक्योरिटीज़ हैं, मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनके फॉर्म में होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम सीआरआर, एवरी बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन इंडिया एट द क्लोज ऑफ बिजनेस एवरी डे। हर एक बिजनेस के, बिजनेस जब क्लोज होगा हर एक दिन, तो एक मिनिमम प्रपोर्शन उनके डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का कैसा होना चाहिए, लिक्विड एसेट की फॉर्म में होना चाहिए, कैश, गोल्ड या फिर अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अप्रूव की गई हो उस फॉर्म में होना चाहिए, कैश हो, गोल्ड हो, या फिर अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में उतना अमाउंट मेंटेन करना होगा। जो रेशियो है हमारा लिक्विड एसेट टू डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इज़ नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी कि कितने लिक्विड एसेट हैं उनके पास, चाहे वो कैश, गोल्ड या अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन तीनों के फॉर्म में, डिवाइडेड बाई जो हमारी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ जो हैं बैंक की, उससे डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो निकल के आएगा वही क्या है, एसएलआर है। अब एसएलआर और सीआरआर में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पे क्या होता है, लिक्विडिटी कम या ज़्यादा हो जाती है। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से होती है। पैसा बैंकों के पास, जब भी इनमें सीआरआर या एसएलआर बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, बैंकों के पास लैंड करने के लिए पैसा जो बचेगा वो कम बचेगा और लिक्विडिटी कम होगी सिस्टम में। ऐसे ही जब लिक्विडिटी बढ़ानी होगी तो सीआरआर और एसएलआर क्या किए जाएंगे, कम किए जाएंगे, तो फिर बैंकों के पास एक्स्ट्रा फंड होंगे लैंड करने के लिए और लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में। इक्विटी एंड डेप्ट मार्केट, इक्विटी और डेप्ट मार्केट ये सेबी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं साथियों। मार्केटेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर इनेबल्स कॉर्पोरेट टू रेज डेप्ट। तो ये सारे काम जो हैं वो
इक्विटी और डेप्ट मार्केट में होते हैं, चाहे वो बॉन्ड हो, डिवेंचर हो, कन्वर्टेबल डिवेंचर हो, और साथ ही ये इनेबल करते हैं कि जो कॉर्पोरेट हैं वो फंड रेज कर सके इक्विटी मार्केट के थ्रू। All securities quoted on a stock exchange and freely bought and sold on these exchange can be issued only after approval of the capital market regulator। तो जो भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदी या बेची जाती हैं, ट्रेड होती हैं, वो सभी इशू किए जाएंगे। कब इशू किए जाएंगे? अप्रूवल लेना होगा उसके लिए पहले, किससे? कैपिटल मार्केट रेगुलेटर से, यानी कि सेबी से। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज इज ड्यूली अप्रूव्ड बाय रेगुलेटर्स ऑफ टू प्रोवाइड द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? इन्वेस्टर के बिहाफ पर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको अप्रूव किया जाता है कि रेगुलेटर के द्वारा। रेगुलेटर्स जो हैं वो अप्रूव करते हैं उसको, और वो क्या काम करता है? वो सेल और परचेज़ करते हैं सिक्योरिटीज़ को ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगा रखा है उनके बिहाफ पर ये क्या करते हैं? सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं और परचेज़ करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी फॉर नेटिंग ऑफ पेमेंट एंड सिक्योरिटी डिलीवरी। तो ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि पेमेंट और सिक्योरिटी डिलीवरी की नेटिंग हो सके। और क्लियरिंग हाउस गारंटी ऑल द पेमेंट एंड डिलीवरीज। सिक्योरिटीज इंक्लूड इक्विटी, डेप्ट एंड डेरिवेटिव। तो सिक्योरिटी यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं? इक्विटी हो सकते हैं, डेप्ट हो सकते हैं, और डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। अब ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर जो कि अप्रूव किए गए हैं कैपिटल मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी के द्वारा, वही काम कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। अब ब्रोकर इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं। बायर और सेलर, जो सिक्योरिटीज़ के बायर और सेलर हैं, उनके बीच में इंटरमीडिएटरीज का काम कौन करते हैं? ब्रोकर करते हैं। दे हेल्प टू बिल्ड अप एन ऑर्डर बुक, कैरी आउट प्राइस डिस्कवरी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोकर्स कॉन्ट्रैक्ट बीइंग ऑनर्ड। तो ये सारे इनके काम है। ऑर्डर बुक बनाते हैं, कैरी आउट बिजनेस डिस्कवरी, और ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट जो भी हैं वो ऑनर किए जाए, इनको इंश्योर करते हैं। द सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू ब्रोकरेज। जो भी सर्विसेज देते हैं वो उसमें ब्रोकरेज ये चार्ज करते हैं। इक्विटी और डेप्ट रेजर क्या है? जो भी कंपनी विश करें कि वो अपना पैसा रेज करना चाहते हैं इक्विटी और डेप्ट के, टू रेज इक्विटी और डेप्ट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, वो उनको क्या करना होता है? कैपिटल मार्केट रेगुलेटर के पास जाना होता है अपनी एप्लीकेशन लेके, प्रोस्पेक्टस लेके, फॉर परमिशन टू रेज इक्विटी एंड डेप्ट एंड गेट देम लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट है जिनको इक्विटी या डेप्ट रेज करना है स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो वो क्या करेंगे? वो जाएंगे अपना प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन लेके, जो उनके एप्लीकेशन वगैरह लेके, परफॉर्मा प्रोस्पेक्टस लेके जाएंगे, और उसके बाद में परमिशन उनको मिलेगी। उसके बाद वो लिस्ट होंगे स्टॉक एक्सचेंज पर, तब उसके बाद ही वो इक्विटी को रेस या डेप्ट को रेस कर सकते हैं। FIIs कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। काफ़ी नाम सुना होगा आपने, आप जानते भी होंगे। FIIs अभी आजकल जैसे सुनने में आ रहा है, कभी आता है कि FIIs ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में, कभी आता है कि FIIs अपना बहुत सारा पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टमेंट फंड हैं जो क्या होते हैं? दूसरे कंट्री में रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि FI इज़ एन इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज़ फ्रॉम और रजिस्टर्ड इन अ कंट्री आउटसाइड ऑफ द वन इन विच इट इज़ करेंटली इन्वेस्टिंग। अब मान लीजिए कोई फंड हाउस है, वो है US का या यूरोप का, कहीं किसी और कंट्री का है, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसको हम FII कहेंगे। FIIs are foreign based fund authorized by the capital market regulator to invest in the Indian equity and debt market through stock exchange। तो ये क्या है? बेसिकली जो फॉरेन बेस्ड फंड जो है, जिनको ऑथराइज़ किया जाता है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी के द्वारा, ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें किसमें? इंडियन इक्विटी एंड डेप्ट मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो इनको हम FIIs कहते हैं। डिपॉजिटरीज़ क्या होती हैं? डिपॉजिटरीज़ जो होती हैं हमारा, जैसे CDSL है, NDSL है, तो ये हमारी डिपॉजिटरीज़ हैं। डिपॉजिटरीज होल्ड सिक्योरिटीज़ इन डीमेटलाइज फॉर्म। जो डीमेट फॉर्म अकाउंट जो खुलता है, डीमेटलाइज फॉर्म में जो सिक्योरिटीज़ रखी जाती हैं वो डिपॉजिटरीज होल्ड करती हैं फॉर्म, एज अपोज टू फिजिकल फॉर्म। मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो डीमेट फॉर्म में और डीमेटलाइज फॉर्म में होती हैं। टू मेंटेन अकाउंट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हु इन टर्न मेंटेन सब अकाउंट ऑफ देयर कस्टमर। अब साथ ही क्या करती हैं? अकाउंट मेंटेन करती हैं किसका? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं, अलग अलग जो जैसे हमारा ज़ीरोदा हो गया, या और भी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वो एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो, ये सारी जो हैं, इनके अकाउंट
डिपॉजिटरीज के साथ होते हैं। और ये जो है ये ब्रोकर जो हैं ये क्या करते हैं, ये किसके साथ, इनके सब अकाउंट होते हैं इनके पास कस्टमर के। On instruction of the stock exchange clearing house supported by documentation, a depository transfers securities to the buyer account from the seller account in the electronic form। और जब एक प्रॉपर इनको ऑर्डर मिल जाता है स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस से डॉक्यूमेंट के सपोर्ट के साथ, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं सिक्योरिटीज़ जो हैं वो बायर से, सेलर से बायर के पास। तो ये काम होता है हमारा डिपॉजिटरीज़ का। अब म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, इज़ अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक ऐसी संस्था बन जाती है जो क्या करते हैं, या एक ऐसा टूल बनाया जाता है जिसमें कई सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं। एक फंड मैनेजर होता है जो क्या करता है, जो कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड होता है, और उन सभी के जो पैसे हैं उनको लेकर कहीं जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है उस हिसाब से उसको वो इन्वेस्ट करता है। अ फंड, म्यूचुअल फंड इज़ अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट दैट पूल्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर। कई सारे इन्वेस्टर का मनी जो है वो पूल किया जाता है। इन्वेस्ट इन स्टॉक, डेप्ट एंड अदर सिक्योरिटीज़। इट इज़ लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो अगर खुद इन्वेस्ट करता है इक्विटी मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। कई बार उनको नॉलेज नहीं होती है, प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पाते हैं, उतना समय नहीं होता। तो उस मामले में क्या है, जो म्यूचुअल फंड हैं वो लेस रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कई सारे लोगों का पैसा लगा होता है, और जो फंड मैनेजर जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेता है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होता है, फुल टाइम वो उसी काम में लगा होता है। म्यूचुअल फंड रिक्वायर रेगुलेटर अप्रूवल टू स्टार्ट एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी द फंड, एंड ईच स्कीम हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटर बिफोर इट इज़ लॉन्च्ड। तो म्यूचुअल फंड को क्या है, जो भी रेगुलेटर हैं उनसे, रेगुलेटर यानी कि सेबी जो है उनसे अप्रूवल लेना होगा कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करने के लिए। और साथ ही क्या है, जो स्कीम, कोई भी नई स्कीम जब वो लेके आएंगे तो उसके लिए भी अप्रूवल लेना होगा। जब भी लॉन्च करने से पहले कोई भी नया जो स्कीम लॉन्च करेंगे नई, तो उसको लॉन्च करने से पहले भी अप्रूवल अलग से लेना होगा। रजिस्ट्रार्स क्या होते हैं साथियों, रजिस्ट्रार मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ शेयर एंड डिवेंचर होल्डर्स एंड प्रोसेस शेयर एंड डिवेंचर एलोकेशन व्हेन इशू आर सब्सक्राइब्ड। तो ये रजिस्ट्रार के काम होते हैं, जब भी इशू कोई आता है, पब्लिक इशू जो सब्सक्राइब किया जाता है, तो वो शेयर को एलोकेट करना, डिवेंचर को, तो ये सारे काम जो हैं वो रजिस्ट्रार का काम होता है। रजिस्ट्रार टू नीड रेगुलेटरी अप्रूवल टू डू द बिजनेस, इनको भी अप्रूवल लेना होता है रेगुलेटर्स से। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA इरडा जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को सुपरवाइज और डेवलप करती है। और दोनों ही, चाहे वो जनरल हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो, दोनों ही जो बिज़नेस हैं उनको ये रेगुलेट करती है। इट रेगुलेट्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडिंग licensing of insurance company, framing regulation, approving product, about the conduct of business and supervising all the insurance activity in the country। तो सभी तरह के जो काम हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड उनको रेगुलेट करती है, चाहे वो इंश्योरेंस बिजनेस, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज़ को लाइसेंस प्रोवाइड कराना हो, रेगुलेशंस उनके लिए बनाने हो, या फिर उनके प्रोडक्ट जो हैं उनको अप्रूव करना हो। कंडक्ट ऑफ बिज़नेस, जितने भी जो बिज़नेस कंडक्ट हो रहे हैं उनको सुपरवाइज़ करना, जो भी इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ हैं कंट्री में उनको भी सुपरवाइज़ करना, ये सभी काम जो हैं वो IRDA के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ द इंडिया लिमिटेड, MCX। तो MCX क्या है, ये साथियों इंडिया की पहली लिस्टेड कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज है। और ये क्या करती है, फैसिलिटेट करती है ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द कमोडिटी फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। तो कमोडिटी के जो, जैसे कि शेयर मार्केट में हमारा क्या होता है, जो इक्विटी है, इक्विटी मार्केट में इक्विटी की ट्रेडिंग होती है, अलग अलग कंपनीज़ के शेयर ट्रेड होते हैं। ऐसे ही MCX पे क्या होता है, MCX में हमारे जो है कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। तो ये क्या करता है, कमोडिटी फ्यूचर ऑनलाइन ट्रेडिंग या फिर और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ कमोडिटी फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स, तो इन सभी को MCX फैसिलिटेट करता है। द एक्सचेंज विच स्टार्टेड ऑपरेशन इन नवंबर 2003 में इसका काम शुरू हुआ था, ऑपरेशन शुरू हुए थे नवंबर 2003 में। और ये ऑपरेट करता है किसके अंदर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952, इस एक्ट के अंदर ये काम करता है। MCX ऑफर ट्रेडिंग इन वेरिड कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अक्रॉस सेगमेंट इंक्लूडिंग बुलियन, फेरस, नॉन फेरस, मेटल, एनर्जी, एग्री बेस्ड एंड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। तो अलग अलग तरह की कमोडिटीज़ हैं वो ट्रेड की जाती हैं यहाँ पर, चाहे वो बुलियन है या फेरस या नॉन फेरस मेटल हैं, एनर्जी की है या एग्री बेस्ड कमोडिटीज़ हैं या एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, इन सभी तरह की कमोडिटीज़ जो हैं वो MCX पे ट्रेड की जाती हैं। तो ये हमारा MCX हो गया। इसके साथ ही साथियों ये चैप्टर फिनिश होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।